नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मैकेनिक मोटर व्हीकल के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या के 37वें सप्ताह में अंकित कूलिंग सिस्टम इन आईसी इंजन पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। कूलिंग सिस्टम इन आईसी इंजन अर्थात इंटरनल कंबशन इंजन में कूलिंग सिस्टम। इस टॉपिक में हम यह समझेंगे कि आईसी इंजन में कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या रीज़न है कि आईसी इंजन में कूलिंग सिस्टम की व्यवस्था की जाती है। तो पहले आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि कूलिंग सिस्टम होता क्या है। इंजन में दहन के दौरान आप जानते हैं कि इंटरनल कंबशन इंजन में फ्यूल और एयर मिक्स होकर के दहन करते हैं। कंबशन चैम्बर में दहन होता है। दहन होने से कंबशन चैम्बर में अत्यधिक तापमान बढ़ जाता है। यह तापमान लगभग 2300 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो इतना अधिक टेम्परेचर किसी भी पार्ट्स को पिघलाने के लिए पर्याप्त है। स्टील जिसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1495 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यहाँ पर डेवलप हुई लगभग 2300 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, यह 1495 डिग्री सेंटीग्रेड की तुलना में बहुत ज़्यादा है। जब स्टील 1495 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो सकता है, पिघल सकता है, तो आईसी इंजन के महत्वपूर्ण पार्ट्स जैसे कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन पिन, आपके क्रैंक बेरिंग, पिग एंड बेरिंग इत्यादि इतने टेम्परेचर पर पिघल सकती हैं। तो जो धातुएं हैं वह अत्यधिक टेम्परेचर में एक्सपैंड होती हैं, उनमें प्रसार होता है। तो इतने तापमान पर उसमें भी प्रसार हो जाएगा। तो जो सिलेंडर के अंदर पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है इत्यादि जो मूवमेंट कर रहे हैं, इतने अत्यधिक प्रसार होने से उसमें चिपक जाएंगी, सीज हो जाएंगी, जिससे हमारी इंजन ब्रेक हो जाएगा और इंजन ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो इन के महत्वपूर्ण पार्ट्स को एक्सपेंशन से बचाने के लिए, डैमेज होने से बचाने के लिए हमको एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी पड़ेगी जो इस हीट को एब्जॉर्ब कर सके और हमारे इंजन को एक वर्किंग टेम्परेचर तक रख सके, जिससे इंजन हमारा सुचारू रूप से कार्य करता रहे। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी सिस्टम, चाहे वह इंजन हो चाहे दूसरा सिस्टम हो, सबके कार्य करने का एक वर्किंग रेंज होता है। वह उस वर्किंग रेंज में अपनी पूर्ण दक्षता के साथ तभी कार्य कर सकता है जब उसका टेम्परेचर उस वर्किंग रेंज में मेंटेन रहे। तो यह मेंटेन रखने का कार्य हमारा कूलिंग सिस्टम करता है। तो आप यहाँ से यह समझ गए होंगे कि आईसी इंजन में कूलिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब इस सिस्टम में कूलिंग प्रणाली एडाप्ट करने के लिए इसको एक ऐसी डिज़ाइन की जाएगी कूलिंग की, ताकि वह इंजन में जितनी हीट डेवलप हो रही है उसका लगभग 30 से 35% निकाल सके। यानी टोटल हीट का हमको ऐसा कूलिंग सिस्टम यहाँ पर डिज़ाइन करना है जो 30 से 35% टोटल हीट का निकाल सके। तो हमारा जो इंजन का टेम्परेचर है वह वर्किंग रेंज पर आ जाएगा। बाकी का जो हीट है वह नेचुरल विधि से वातावरण में रिलीज होगी। तो कूलिंग करने के लिए आईसी इंजन में मुख्यतः दो प्रकार की कूलिंग प्रणाली उपयोग की जाती है। एक है एयर कूल्ड सिस्टम, जिसको डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा है तरल कूल्ड सिस्टम, जिसको इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो एयर कूल्ड सिस्टम क्या होता है, इसमें जो कूलिंग है हमारी एयर के द्वारा की जाती है। डायरेक्ट कूलिंग इसलिए कहा जाता है कि एयर कूलिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है। जो संपर्क एरिया है वह केवल एयर के डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है। इसमें कूलिंग के लिए अन्य पार्ट्सों की, एसेसरीज की आवश्यकता नहीं होती है। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दूसरी जो प्रणाली है वह है लिक्विड कूल्ड सिस्टम, जिसको इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें एक कूलेंट का प्रयोग होता है और इसमें अन्य कई पार्ट्स लगते हैं। तो इसमें जो कूलिंग है वो अकेला ना होकर के इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है, मतलब इसको अन्य पार्ट्स की मदद से भी सर्कुलेट कराया जाता है। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो आपने यहाँ पर जाना कि आईसी इंजन में मुख्यतः दो प्रकार की कूलिंग प्रणाली इस्तेमाल की जाती है। एक है एयर कूल्ड सिस्टम, दूसरा है लिक्विड कूल्ड सिस्टम। अब हम कूलिंग सिस्टम में सबसे पहली प्रणाली एयर कूल्ड सिस्टम के बारे में समझते हैं। जैसा कि ये नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इसमें जो कूलिंग है हमारी नेचुरल एयर द्वारा किया जाता है। यानी हमारे जो वातावरण में नेचुरल एयर मौजूद है, इंजन की कूलिंग उसी द्वारा किया जाता है। यह विधि अक्सर आपने
छोटे इंजनों या बाइक में जो आपकी कूलिंग की जाती है वह इसी विधि द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आप एक फिगर देख रहे हैं, यह एक बाइक का इंजन है। तो इस बाइक के इंजन में आप यहाँ पर गौर करिए कि इसके जो ब्लॉक में है यहाँ पर कई पत्तियाँ कटी हुई हैं। इन दोनों में आप देख रहे हैं जो स्टील या एल्युमिनियम की बनी होती हैं। इस कटी हुई पत्तियों को फिन्स कहा जाता है। जो ब्लॉक पर बनी होती हैं इसको फिन्स कहा जाता है। यह इंजन ब्लॉक पर बनी होती है। इसका एक महत्वपूर्ण रोल है। वह महत्वपूर्ण रोल क्या है? वह यह है कि इसका सिद्धांत यही है कि जो हमारी एयर है जब आती है ब्लॉक से टकराती है तो सर्कुलेट और यहाँ से स्पर्श करके ब्लॉक को वापस चली जाती है। यानी उस क्षण जितना संपर्क होता है उतने की कूलिंग करता है और जितने समय तक होता है उतने समय तक ही कूलिंग करता है। तो इसमें हम फिन्स के द्वारा एक ऐसी व्यवस्था करते हैं कि एयर इसमें आए, ट्रैप हो और उसका जो कांटेक्ट टाइम है वह भी बढ़ जाए। तो उससे क्या होगा, हमारी कूलिंग रेट भी बढ़ जाएगी। और दूसरा यह है कि यह टोटल जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर देता है। तो टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाने से हीट ट्रांसफ़र की दर भी बढ़ जाती है। तो फिन्स का उपयोग आप समझ गए होंगे। फिन्स के उपयोग से जो ब्लॉक है उसका एयर और ब्लॉक के मध्य में जो कांटेक्ट एरिया है वह बढ़ जाता है, जिससे इसका हीट ट्रांसफ़र रेट भी बढ़ जाता है। तो हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होने से इंजन हमारा आसानी से कूल हो जाता है। तो ऐसी ये प्रणाली आप छोटे इंजन में ही देखे होंगे। आपका बाइक है, एरोप्लेन के इंजन है और छोटे इंजन है। तो जिस भी इंजन में आप ऐसे फिन्स का उपयोग देखते हैं, फिन्स उसमें बना होता है, तो आप ये तुरंत समझ जाएंगे कि यह प्रणाली हमारी एयर कूल्ड सिस्टम पर आधारित है। यह इंजन हमारा एयर कूल्ड इंजन है जिसमें कूलिंग हमारी एयर विधि द्वारा हो रही है। तो एयर कूल्ड इंजन में जो कूलिंग है वह एयर द्वारा इन फिन्स के माध्यम से की जाती है। यहाँ पर हम आपको यह भी बता दें कि किसी भी इंजन में कूलिंग का 5 से 10% हमारा इंजन ऑयल भी कूलिंग के तरह कार्य करता है। यानी हीट का 5 से 10% रिलीज करने के लिए इंजन ऑयल भी कार्य करता है एज ए कूलेंट। लुब्रिकेशन के साथ साथ इंजन ऑयल का दूसरा कार्य यह भी है कि वह इंजन को कूल रखता है। तो आपने यह गौर किया होगा, जब भी इंजन में आपकी बाइक हो चाहे कार हो इत्यादि में जब भी आपका इंजन ऑयल कम हो जाता है तो गाड़ी अत्यधिक हीट करने लगती है। हीट करने का एक यह भी रीज़न है कि आपस में जो पार्ट्स हैं उसका मूवमेंट में होने की वजह से घर्षण क्रिएट होता है। चूँकि लुब्रिकेशन की कमी है तो घर्षण क्रिएट होने से हीट पैदा होती है। हीट पैदा होने से इंजन का तापमान बढ़ता जाता है और यह हमारा इंजन ऑयल इंजन के जो ब्लॉक हैं ऊपर से नीचे वहाँ तक ये मूवमेंट करता है, तो उनके संपर्क में भी बना रहता है। तो कहीं ना कहीं इसके हीट को भी इंजन ऑयल एब्जॉर्ब करता है। तो आप जब भी गाड़ी चला कर आते हैं तो आप देखते होंगे इंजन ऑयल काफ़ी गर्म हो जाता है। तो आप यहाँ से यह समझ सकते हैं कि इंजन ऑयल भी एज ए कूलेंट कार्य करता है। एयर कूल्ड सिस्टम के फायदे, जैसा कि हमने बताया कि एयर कूल्ड सिस्टम छोटे इंजनों में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें और कूलिंग के लिए एयर का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कोई अलग से पार्ट्स लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह निर्माण में सस्ता होता है। अर्थात इस इंजन का जो निर्माण खर्च है वह काफ़ी सस्ता होता है। अलग से इसमें कोई एडिशनल पार्ट्स नहीं लगाए गए हैं, अलग से कोई एसेसरीज नहीं है इस कूलिंग सिस्टम के लिए। तो इसकी देखभाल भी कम करनी पड़ती है और मेंटेनेंस खर्च अर्थात इसकी केयर और मेंटेनेंस भी काफ़ी कम होती है और निर्माण में यह सस्ता है। तीसरा, वजन में हल्का, यह छोटे इंजनों में ही प्रभावी है, इसलिए ऐसे इंजन वजन में हल्के बनाए जाते हैं और इसमें एडिशनल पार्ट्स न होने से उनका भी वजन बहुत कम होता है या न के बराबर होता है। तो आपने यह प्रणाली अक्सर छोटे इंजनों में ही देखी होगी। अब यहाँ यह गौर करने की बात है कि आपने बाइक जैसे देखी है तो बाइक आपने पेट्रोल इंजन में देखा है, तो यह प्रणाली पेट्रोल इंजन के लिए ही कारगर है। क्योंकि जो डीजल इंजन का सिद्धांत है वह हाई कंप्रेशन रेशियो पर वर्क करता है। तो हाई कंप्रेशन रेशियो की वजह से जो डीजल इंजन है वह हमारा पेट्रोल इंजन की अपेक्षा साइज में बड़ा बनाया जाता है। तो आपने पेट्रोल वर्जन में तो बाइक देखी होगी पर डीजल वर्जन में बाइक नहीं देखी होगी। तो इसका यह मतलब नहीं है कि डीजल वर्जन में बाइक नहीं बनाई जा सकती है।
कंपनियां डीजल वर्जन में बाइक नहीं बनाती, उसके पीछे उसका कास्ट फैक्टर है। कास्ट फैक्टर इसलिए कि डीजल इंजन का हाई कंप्रेशन रेशियो के सिद्धांत पर कार्य करने से पेट्रोल इंजन के केस में इसको बड़ा बनाना पड़ेगा। जब बड़ा बनाएंगे तो हीट ज़्यादा इसमें उत्पन्न होगी, तो हीट को कूलिंग करने के लिए हमको एयर कूल्ड सिस्टम जो हमारा वर्क प्रॉपरली नहीं करेगा, तो एक अलग सिस्टम इसमें लगाना पड़ेगा, लिक्विड कूलिंग सिस्टम, जो काफ़ी खर्चीला है और इसका कास्ट हमारा बढ़ जाएगा। तो कोई भी एक बाइक लेता है तो बाइक के पीछे लेने का उसका जो कस्टमर का सबसे पहला मोटिव रहता है वह है कि यह सस्ता पड़ता है, जो लगभग 50,000 से 80,000 तक नॉर्मल बाइकें आपकी उपलब्ध हो जाती हैं। तो कस्टमर जब भी बाइक को खरीदता है तो उसके मन में जो सबसे पहला फैक्टर है वह है कास्ट का। अगर यही बाइक आपकी डीजल वर्जन में होगी तो सेम बाइक बनाने में आप कंपनी को लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्च करना पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं कस्टमर को भी प्रभावित करेगा। तो बिक्री के हिसाब से कंपनियां इसका मैन्युफैक्चर नहीं करती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बाइक पेट्रोल वर्जन में क्यों उपलब्ध है, डीजल वर्जन में क्यों नहीं है। उसका जो मेन फैक्टर है उसमें उपलब्ध न होने का वह यही है कि इसका कास्ट फैक्टर। तो कास्ट ही हर एक प्रोडक्ट के लिए प्रभावी दिशा निर्देश तय करता है कि वह प्रोडक्ट मार्केट में कैसे चलेगा। तो कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो उसका कास्ट फैक्टर को सबसे पहले नोटिस किया जाता है कि कितना कस्टमर के लिए, जो कस्टमर उसके कास्ट को देख के भी काफ़ी अट्रैक्ट होता है। इसलिए कोई ऐसी चीज़ न बनाई जाए जिसका कास्ट बहुत ज़्यादा हो और कस्टमर उसको लेने में हिचकिचाए। तो कंपनियां मार्केटिंग के हिसाब से इस डीजल वर्जन में जो बाइक है उसको बनाने में इंटरेस्ट नहीं लेती हैं। कूलिंग सिस्टम में जो दूसरी महत्वपूर्ण प्रणाली है वह लिक्विड कूलिंग सिस्टम है। अर्थात कूलिंग सिस्टम में पहली जो कूलिंग प्रणाली के बारे में अभी हमने जाना वह एयर कूल सिस्टम था और दूसरी प्रणाली हमारी लिक्विड कूलिंग सिस्टम है। इसका जो बेसिक सिद्धांत है कि इसमें एक कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। जैसा आपने एयर कूलिंग सिस्टम में देखा कि वहाँ पर ठंडा करने के लिए नेचुरल एयर का प्रयोग किया जाता था, तो यहाँ पर ठंडा करने के लिए यानी हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए एक कूलेंट का प्रयोग किया जाता है जो इंजन के वाटर जैकेट में सर्कुलेट होता है। तो इंजन के वाटर जैकेट में सर्कुलेट करने के लिए इसमें एक अलग से पंप की भी व्यवस्था होती है जिसको वाटर पंप कहते हैं। वाटर पंप हमारा इंजन के क्रैंक शाफ्ट की पुली द्वारा चलता है जो एक बेल्ट से कनेक्टेड होता है। तो क्रैंक शाफ्ट के घूमने से उसकी पुली घूमती है, पुली के घूमने से एक बेल्ट के माध्यम से जो कनेक्ट है वाटर पंप वह भी घूमता है। तो इंजन जैसे ही स्टार्ट होता है वाटर पंप स्टार्ट हो जाता है। वाटर पंप की आवश्यकता यहाँ पर इसलिए पड़ती है क्योंकि जो हमारा कूलेंट है जब गर्म होकर निकलता है बाहर तो वह रेडिएटर के द्वारा अपर टैंक से होते हुए नीचे आता है लोअर टैंक में जहाँ पर ये ठंडा होता है। तो इसको नीचे से लेकर के इंजन के हेड तक पहुँचाना है। तो हेड तक पहुँचाने के लिए या नेचुरल विधि द्वारा तो हेड तक नहीं जा पाएगा, तो इसके लिए हम एक प्रेशर युक्त यानी वाटर पंप का इस्तेमाल करते हैं। यानी कूलेंट को इंजन के नीचे हिस्से से इंजन हेड तक पहुंचाने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है। वह फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? वह फोर्स हमारा कूलेंट हमारा वाटर पंप प्रोवाइड करता है। तो आप इस लिक्विड कूलिंग सिस्टम में यह समझ गए होंगे कि इसका बेसिक सिद्धांत क्या है, इसमें एयर कूलिंग सिस्टम और इसमें मुख्यतः अंतर क्या है। इसके बेसिक सिद्धांत में मुख्यतः अंतर क्या है? वह यही अंतर है कि इसमें एयर की जगह पे कूलेंट इस्तेमाल किया जाता है और यह एक वाटर पंप की मदद से वाटर जैकेट में सर्कुलेट होता है। लिक्विड कूलिंग सिस्टम में भी 4 प्रकार की प्रणाली प्रयोग की जाती है। यह प्रणाली है गैर वापसी प्रणाली जिसको नॉन रिटर्न सिस्टम कहते हैं। दूसरी प्रणाली है थर्मोसाइफन सिस्टम। जो तीसरी प्रणाली है हॉपर सिस्टम। चौथी प्रणाली है पंप परिसंचरण प्रणाली। तो ये चारों प्रणाली अलग अलग ऑटोमोबाइल में प्रयोग की जाती हैं। ये 3 प्रणाली पहले की जो गैर वापसी प्रणाली है, थर्मोसाइफन सिस्टम है, हॉपर सिस्टम है, यह प्रणाली पूर्व के ऑटोमोबाइल व्हीकलों में प्रयोग की जाती है। यह सभी प्रणाली लगभग
आपके 4 व्हीलर मल्टी सिलेंडर इंजनों में प्रयोग की जाती है। बाइक के लिए हमने आपको बताई है कि छोटी इंजन और बाइक के लिए आपकी एयर कूल्ड इंजन प्रयोग की जाती है। तो लिक्विड कूलिंग सिस्टम आपके आजकल की जो ऑटोमोबाइल हैं 4 व्हीलर्स व्हीकल हैं उसमें प्रयोग की जाती हैं। उनमें से यह 3 सिस्टम जो नॉन रिटर्न सिस्टम है, थर्मोसाइफन सिस्टम है, हापर सिस्टम है, यह पूर्व में प्रयोग की जाती थी। आज की जो व्हीकल्स हैं उसमें पंप या फोर सर्कुलेशन सिस्टम का ही प्रयोग किया जाता है। तो आजकल की जो मॉडर्न हमारी व्हीकल है उसमें पंप या फोर सर्कुलेशन सिस्टम ही प्रयोग की जाती है। इस पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं। पंप या फोर सर्कुलेशन सिस्टम में एक वाटर पंप का इस्तेमाल होता है और इसमें एक कूलेंट का प्रयोग होता है। कूलेंट को सर्कुलेट करने के लिए वाटर पंप की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा कूलेंट नीचे से इंजन हेड तक जाएगा तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है। वह फोर्स हमारा वाटर पंप प्रोवाइड करता है। वाटर पंप जो एक बेल्ट के माध्यम से कनेक्टेड होता है क्रैंक पुली द्वारा, तो क्रैंक पुली के घूमने से वाटर पंप हमारा चलता है। तो इसका बेसिक सिद्धांत जो है वाटर पंप के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें हमारा कूलेंट जो वाटर जैकेट में सर्कुलेट होता है वहाँ से यह इंजन के हीट को एब्जॉर्ब करता है। इंजन के हीट को एब्जॉर्ब करने से कूलेंट है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से यह इंजन हेड से निकल करके बाहर थर्मोस्टेट वाल्व पर आता है। थर्मोस्टेट वाल्व इसके टेम्परेचर को सेंस करके वाल्व को ओपन करता है। सेंस करने का तात्पर्य है कि जब उसका टेम्परेचर 70 से 75 डिग्री से अबव जाता है तो यह वाल्व को खोल देता है। वहाँ से वह रेडिएटर के अपर टैंक में पहुँचता है, तो जहाँ पर प्रेशर कैप लगी होती है। तो क्योंकि इस प्रणाली में काफ़ी प्रेशर बिल्डअप हो जाता है तो प्रेशर कैप उसको लीक होने से बचाती है। तो कूलेंट हमारा रेडिएटर के अपर टैंक में पहुँच गया। अब इसको ठंडा करने की ज़रूरत है। तो रेडिएटर में ऐसी डिज़ाइन की जाती है कि इसमें छोटी छोटी नलिकाएं प्रोवाइड की जाती हैं। रेडिएटर के ऊपरी हिस्से में हमारा अपर टैंक होता है, निचले हिस्से में लोअर टैंक होता है। तो इन दोनों टैंकों को फिन्स और पतली पतली ट्यूब की मदद से आपस में जोड़ा जाता है। तो हमारा जो गर्म कूलेंट है वह इन्हीं नलिकाओं के माध्यम से धीरे धीरे करके ऊपर से नीचे आता है। तो ऊपर से नीचे आने से इसका हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। कूलेंट का हमारा नेचर में हीट ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी वजह से कूलेंट हमारा ठंडा होकर धीरे धीरे नीचे लोअर टैंक में इकट्ठा हो जाता है। अब कूलेंट नीचे लोअर टैंक में इकट्ठा हो गया। अब इसका टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन हो गया। अब इसको पुनः इंजन में भेजना है, तो वाटर पंप इसको पंप करेगा और इंजन के वाटर जैकेट तक सर्कुलेट करेगा। तो यहाँ से यह धीरे धीरे करके इंजन हेड तक पहुँच जाता है और हमारी कूलिंग प्रणाली पुनः शुरू हो जाती है। तो वहाँ से वह पुनः गर्म होने के पश्चात रेडिएटर के अपर टैंक में जाता है। तो यह प्रणाली बार बार रिपीट होती रहती है और एक साइकिल के रूप में कार्य करती रहती है। तो इस प्रणाली का सबसे जो महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह सभी सिस्टम, इंजन में जितने भी सिस्टम हैं यानी पार्ट्स हैं, उसका एक समान गति से कूलिंग करता है। अर्थात यह मल्टी सिलेंडर इंजन में सभी सिलेंडर का एक समान गति से आपके जो इंजन के वाल्व हैं, वाल्व गाइड है इत्यादि को भी एक समान गति से कूलिंग करती हैं। अब एयर कूल्ड सिस्टम में यह व्यवस्था नहीं थी। एयर कूल्ड सिस्टम चूँकि आपने जाना वह जो एयर डायरेक्टली संपर्क में आता था ब्लॉक के, वही हिस्सा ज़्यादा कूल होता था। तो वह मल्टी सिलेंडर इंजन में कारगर नहीं था। और चूँकि मल्टी सिलेंडर इंजन में हीट जो जनरेट होती है वह सिंगल सिलेंडर की अपेक्षा कहीं ज़्यादा होगा, तो एयर कूल्ड सिस्टम द्वारा सही ढंग से इसका कूलिंग नहीं किया जा सकता था, इसलिए लिक्विड कूलिंग सिस्टम अडॉप्ट की जाती है। तो लिक्विड कूलिंग सिस्टम में पंप सर्कुलेशन सिस्टम काफ़ी प्रभावी है। तो इस सिस्टम में जो महत्वपूर्ण पार्ट्स एसेसरीज के रूप में इंजन के साथ फिट किए जाते हैं, इस प्रणाली को सर्कुलेट करने के लिए, इस प्रणाली ताकि सुचारू रूप से कार्य करे, उसमें है रेडिएटर विद लोअर टैंक एंड अपर टैंक प्रेशर कैप, दूसरा है हमारा फैन, तीसरा वाटर पंप, चौथा है वाटर जैकेट और थर्मोस्टेट वाल्व इत्यादि पार्ट्स आपस में एक दूसरे से लिंक रहते हैं और एक साथ मिल करके कार्य करते हैं। तो पूरी पंप परिसंचरण प्रणाली में हर एक पार्ट्स महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। थर्मोस्टेट
वाल्व का कार्य है कि यह इंजन को अतिशीघ्र गर्म होने और जल्दी से ठंडा होने के लिए एक पासेस प्रोवाइड करता है। यानी इंजन जब स्टार्ट होता है तो शुरू में इंजन का जो टेम्परेचर है काफ़ी लो होता है, तो उसको वर्किंग टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए यह वाल्व बंद हो जाता है। अर्थात इसके अंदर जो हमारा कूलेंट रहता है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करता है, और इंक्रीज करने से हमारा इंजन का टेम्परेचर अपने वर्किंग टेम्परेचर तक जल्दी से पहुंच जाता है, चूँकि पूरी प्रणाली को थर्मोस्टेट वाल्व वहीं पर रोके रखता है। जैसे ही इंजन का तापमान लगभग 70 डिग्री से ऊपर पहुंचने लगता है तो यह प्रणाली धीरे धीरे जो थर्मोस्टेट वाल्व है वो ओपन होने लगता है। तो ओपन होने से हमारा जो सर्कुलेशन है कूलेंट का वह पुनः शुरू हो जाता है, तो जिससे हमारा टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज करने लगता है, अर्थात घटने लगता है। और पंप जो पुली द्वारा घूम रही है एक बेल्ट के माध्यम से, वह इसको पुनः नीचे लोअर टैंक से इंजन के हेड तक पहुंचाता है, और यह हमारी प्रणाली यहाँ पे सर्कुलेट होने लगती है। तो आज के इस प्रशिक्षण में आपने मुख्य रूप से यह प्रशिक्षण प्राप्त किया कि आईसी इंजन में मुख्य रूप से कौन सी कूलिंग प्रणाली इस्तेमाल की जाती है, कूलिंग प्रणाली इस्तेमाल करने के पीछे क्या वजह है, कूलिंग प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है। आपने यह भी जाना कि इंजन में मुख्य रूप से दो प्रकार की कूलिंग प्रणाली इस्तेमाल की जाती है। एक एयर कूल सिस्टम है जिसको डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम भी कहते हैं, दूसरा लिक्विड कूल सिस्टम है जिसको इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम भी कहते हैं। दोनों सिस्टम का क्या सिद्धांत है यह भी आपने जाना। दोनों सिस्टम में मेन डिफरेंस क्या है। दोनों एयर कूल सिस्टम में जैसा आपने पूर्व में जाना कि इसमें एयर का इस्तेमाल होता है कूलिंग के लिए, जो मीडियम है वह एयर है। दूसरा लिक्विड कूलिंग सिस्टम में इसमें जो मीडियम है कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। कूलेंट के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल और वाटर का 50-50 का मिक्सचर प्रयोग किया जाता है। इन दोनों सिस्टम के लाभ और हानि के बारे में जाना। आपने एयर कूल सिस्टम के बारे में जाना कि यह प्रणाली छोटे इंजनों में ज़्यादा कारगर है। तो छोटे इंजनों में यह प्रणाली कारगर होने की वजह से इसमें एयर कूल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई अलग से पार्ट्स, अलग से एक्सेसरीज नहीं जोड़ी जाती है, जिससे हमारा इंजन साइज में छोटा बनता है। वही अगर आप लिक्विड कूलिंग सिस्टम में देखते हैं तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स ऐड किए जाते हैं, जैसे आपका रेडिएटर है, वाटर पंप है, वाटर जैकेट है, थर्मोकपल वाल्व है इत्यादि इसमें जोड़े जाते हैं, जिससे यह प्रणाली काफ़ी खर्चीली हो जाती है। तो यह एयर कूल सिस्टम और लिक्विड कूल सिस्टम में लिक्विड कूलिंग सिस्टम की कास्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। मेंटेनेंस को अगर देखा जाए तो एयर कूल सिस्टम में मेंटेनेंस की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें कोई अलग से पार्ट्स ऐड नहीं किए गए हैं। इसमें केवल नेचुरल एयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहीं पर अगर लिक्विड कूलिंग सिस्टम में देखें तो इसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, जिसकी समय समय पर मेंटेनेंस और केयर की भी ज़रूरत होती है। चूँकि लिक्विड कूलिंग सिस्टम में रेडिएटर हैं, वाटर पंप है इत्यादि को समय समय पर मेंटेनेंस करने की आवश्यकता होती है। हमारा रेडिएटर समय के साथ चोक भी हो जाता है, तो इसकी भी समय समय पर साफ सफाई अत्यधिक ज़रूरी है, नहीं तो यह प्रणाली सही ढंग से कार्य नहीं करेगी। तीसरा जो डिफरेंस आपने देखा कि एयर कूल्ड सिस्टम जो कूलिंग करता है वह असमान गति से करता है, अर्थात जो इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है उस पार्ट्स की तो अच्छे तरीके से कूलिंग हो जाती है, लेकिन जो इसके पीछे के पार्ट्स होते हैं वह सही ढंग से कूल नहीं हो पाते हैं, तथा यह सिस्टम मल्टी सिलेंडर इंजनों में कारगर नहीं है। तो वहीं इसी की कमी को दूर करने के लिए हमने लिक्विड कूलिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया। इस सिस्टम की जो सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह सभी पार्ट्स की एक समान गति से कूलिंग करता है, अर्थात मल्टी सिलेंडर इंजन में चाहे 1 नंबर और 2 नंबर हो, चाहे तीसरा चौथा नंबर सिलेंडर हो, सभी की एक समान गति से कूलिंग होगा। वाल्व, वाल्व गाइड इत्यादि की भी कूलिंग एक समान रेट से होगा। तो एक समान कूलिंग होने से इंजन हमारा प्रॉपर वर्क करता है, अपनी बेस्ट एफिशिएंसी के साथ वर्क करता है। और कूलिंग सिस्टम में चौथा जो महत्वपूर्ण दोनों में आपने अंतर समझा वह है कि एयर कूल सिस्टम काफ़ी नॉइजी होता है। नॉइजी इसलिए कि इसमें जो पार्ट्स हैं आपस में घर्षण की वजह से जो इसमें वाइब्रेशन होता है उसकी वजह से नॉइज क्रिएट होता है, लेकिन लिक्विड कूलिंग सिस्टम में जो नॉइज क्रिएट होता है वह लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेती है। क्योंकि इसमें आपने जाना कि ब्लॉक में इन सिलेंडर के अंदर
उसके चारों तरफ वाटर जैकेट बनाया जाता है जिसमें लिक्विड हमारा भरा रहता है, लिक्विड या कूलेंट भरा रहता है। तो कूलेंट हमारा शाक जो वाइब्रेशन है उसको एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है। तो जो पार्ट्स के मूवमेंट का वाइब्रेशन है वह यह लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे लिक्विड कूलिंग सिस्टम में जो नॉइज है वह काफ़ी कम हो जाता है। तो लिक्विड कूलिंग सिस्टम वाले इंजन काफ़ी स्मूथली रन करते हैं और कम शोर करते हैं एज कम्पेयर टू एयर कूल सिस्टम। अगला अंतर आप समझ सकते हैं कि एयर कूल्ड इंजन को देख के दोनों की इंजन की डिज़ाइन में काफ़ी फ़र्क होता है। एयर कूल्ड इंजन आप देखेंगे तो इसमें बाहर से फिन्स लगे होते हैं, उसको देख के आप पहचान जाएंगे कि एयर कूल्ड सिस्टम है, जबकि लिक्विड कूल्ड सिस्टम में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं होती। इसमें अलग अलग पार्ट्स आपस में जुड़े होते हैं जो कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, तो इससे इसकी कास्ट भी बढ़ जाती है। तो आपने इन सभी बिंदुओं पर इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उपरोक्त कूलिंग सिस्टम से संबंधित अन्य जानकारी के लिए आप यहाँ पर दिए गए साइट्स लिंक के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप इंटरनेट की मदद से अपने मोबाइल फ़ोन, पीसी या लैपटॉप पर इन साइटों की मदद से आप महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्रथम लिंक दिया गया वह है bharatskills.gov.in। इस पर आप इस टॉपिक से संबंधित वीडियो और अन्य कंटेंट उपलब्ध हैं जिसको आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण साइट्स है वह www.ignu.ac.in/upload/unit5 PDF। इस पे जानकारी PDF वर्जन में डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तीसरा नेपटेल की जो साइट है जिसको IIT द्वारा डिज़ाइन किया गया है, इसमें इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो हैं, लेक्चर हैं, उसको आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जिसकी साइट है neptel.ac.in/courses/112/103/112103262। इस पे आप इंटरनेट की मदद से इन साइटों को एक्सेस कर सकते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इन साइटों को इंटरनेट की मदद से ज़रूर एक्सेस करें। आप यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसमें कई वीडियोज हैं जिसको आप देख पाएंगे और आपको इस टॉपिक से संबंधित कई सारी चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी और क्लैरिफाई हो जाएंगी। तो आप इसको ज़रूर देखें। अपने मोबाइल पर देख सकते हैं, पीसी पर या लैपटॉप पर इंटरनेट की मदद से देख पाते हैं। आज मैंने आपको कूलिंग सिस्टम इन आईसी इंजन पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको भविष्य हेतु मददगार होगी। धन्यवाद।